Hey everyone, I am Gaurav Kulkarni welcoming you to my YouTube channel Stepping Stone GK। OCM के लिए हमने अभी तक देखा था बच्चों कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स अगर होते हैं फंडामेंटल ट्रूथ्स जिनको फॉलो करके आपको आपके बिजनेस को मैनेज करना है, तो उसके हमने कुछ नेचर और सिग्निफिकेंस देखे थे। लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि ये नेचर और सिग्निफिकेंस तो समझ में आ गए, बट एग्जैक्टली प्रिंसिपल है क्या जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या होते हैं वो प्रिंसिपल्स और किसने किए हैं उनको सेट। तो सबसे पहली चीज बच्चों, ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर सेट बाय दिस पर्सन नेम एज हेनरी फेयोल। इनका नाम है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल एक इंजीनियर थे फ्रेंच के, जो माइनिंग के टाइम पे उनको ये सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आए थे कि हाउ टू मैनेज अ ह्यूज एक्टिविटीज और बंडल ऑफ एक्टिविटीज इन अ सेम सेंस टू अचीव अ सिंपल वन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर एक माइनिंग जितना बड़ा काम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक टाइम पे अलग अलग एक्टिविटीज़ पे एक सिंगल गोल अचीव करने पे लगे हुए हैं, तो उन सारे लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए ये सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके साथ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स सेट किए, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स सेट किए। अगर वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर पाता है अच्छे से, देन द बिजनेस कैन डेफिनेटली अचीव वॉट एवर गोल ही सेट फॉर। तो ये है हेनरी फेयोल सर। 1841 टू 1925 तक उन्होंने काम किया था। हेनरी फेयोल जी ने जितने भी प्रिंसिपल सेट किए हैं उसकी वजह से आज की डेट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन हो रही है। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड। मॉडर्न लेवल पे मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए उसकी मेथड्स के वो फाउंडर है। तो उन्होंने कुल मिलाकर 14 प्रिंसिपल्स सेट किए फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट, और उसी को बोला जाता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज फेयोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो एक एक करके उन 14 प्रिंसिपल्स को देखते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ध्यान में रख के ही हमको हमारा बिजनेस रन करना चाहिए। फर्स्ट वन, उनका बोलना है कि जब भी बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ पे काम करो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? वर्क must be divided amongst small groups as well as according to individuals interest। बच्चों क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन अगर हम वर्क को डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग का वर्क अकाउंटेंट करेगा, प्रोसेसिंग का काम प्रोसेस का नॉलेज होने वाला एक्सपीरियंस पर्सन करेगा, एज वेल एज सुपरविजन का काम कोई वेल एक्सपीरियंस पर्सन करेगा जिसको ये सारी प्रोसेस का अच्छा नॉलेज है। तो आपका काम स्पेशलाइज वेज में एकदम अच्छे से होता है, जहाँ पे डिफेक्ट्स होना, गलतियाँ होना बहुत कम हो जाता है। तो वर्क शुड बी डिवाइडेड इन स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स एंड मस्ट बी एलोकेटेड एज पर द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के साथ काम बांटना इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड वन है दोस्तों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उसी के साथ आपको कुछ अथॉरिटीज देनी पड़ती है उस टीम को लीड करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बड़ा बिजनेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो उनके छोटे से ब्रांच का पूरा कारोबार संभालने के लिए एक ऑथोराइज पर्सन अपॉइंट किया जाता है नेम एज ब्रांच मैनेजर। तो वो ब्रांच मैनेजर के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उन लोगों से एक अपने बिजनेस का पूरा काम करवा के लेना है और अपने बिजनेस के गोल अचीवमेंट करवाना है। अगर कोई एक पर्सन के पास अथॉरिटी मिल गई तो अलोंग विद द अथॉरिटी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो आपको ये सीखना है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड एंड हैंड। जब भी आप काम बांटोगे, राइट पर्सन वहाँ पे अगर अपॉइंट हो जाता है, मतलब अकाउंटेंट वाला बंदा अकाउंटिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज वाला मैन्युफैक्चरिंग करना है, मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग कर रहा है, वो सारे काम अच्छे से हो इसीलिए उसको अथॉरिटी दी जाती है। जैसे अथॉरिटी मिल जाती है उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना बनता है। तो सेकंड प्रिंसिपल बनता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद थर्ड वन है हमारा
कि हमेशा काम में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। जो डिसिप्लिन बोला गया है वो डिसिप्लिन फॉलो होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब क्या है, एवरी एम्प्लॉई ऑफ योर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉई ने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो करने होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंपनी में डिसिप्लिन है 9 to 5 वाला, तो एवरी एम्प्लॉई इरिस्पेक्ट ऑफ हिज लेवल, अगर वो छोटा है, अगर वो मैनेजर लेवल पे है, कोई भी बंदा उस टाइम पंक्चुअलिटी के साथ अगर चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस अच्छे से बनता है, कल्चर मेंटेन होता है। तो थर्ड वन है डिसिप्लिन। फोर्थ प्रिंसिपल उन्होंने हमको बोला है यूनिटी ऑफ कमांड। बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऐसी दो चीज़ें हम साइमल्टेनियसली देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, आपको इस स्लाइड में दिखना है कि एग्जैक्टली एक ही पर्सन 3 लोगों को गाइड कर रहा है, और इस स्लाइड में दिख रहा है सारे लोग एक ही जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब होता है ऑर्डर देना। क्या देना? ऑर्डर्स देना। तो अगर ऑर्डर देते वक्त, अगर कोई भी ऑर्डर देते वक्त अगर इन तीनों लोगों को एक सिंगल पर्सन से ऑर्डर मिल रहा है तो वो लोग अच्छे से समझ के काम कर सकते हैं। लेकिन सेकंड स्लाइड में ये बोला गया है कि अगर 2 लोग मिला के एक पर्सन को कमांड दे रहे हैं, दैट इज ऑर्डर कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन में शायद वो बंदा गलत एज वेल एज ज़्यादा टाइम ले सकता है एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। ये लोग एक ही लीडर अंडर काम करें, ये एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि सारे एम्प्लॉयज़ का, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर टीम का मैनेजर एज वेल एज हेड, सारे लोगों का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, इरिस्पेक्ट वो कौन से ब्रांच में काम कर रहा है। तो अगर 2 यूनिटी है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही बॉस से सभी को, उनकी टीम को ऑर्डर्स मिलेंगे, और दूसरी चीज़ सारे बॉस मिला के एक ही गोल सबको दिखाए, एक ही अचीवमेंट का टारगेट दिखाए, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो बच्चों, हमारे 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है, फेयल सर ने बोले हैं कि हमेशा वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, काम स्पेशलाइज हो सकता है, अथॉरिटी दे दो काम को कि ये पर्सन ने ये टीम को लीड करना है, उसके हिसाब से आउटपुट मिलाना है, उसके पास ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी टारगेट अचीव करने का। हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस होना चाहिए। एक बॉस सारी टीम को ऑर्डर देगा और सभी टीम्स मिला के एक गोल को ही अचीव करेगी। 6th वन इज समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको सिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशंस। सबऑर्डिनेशंस मतलब हमारे नीचे काम करने वाला बंदा, ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमेशा क्या करो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों में एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से अच्छा एक जनरल इंटरेस्ट तैयार हो कि मुझे मेरी कंपनी के लिए काम करना है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट इज माय ओन बेनिफिट। ये सोच से अगर हर एक बंदा काम करे तो कभी भी काम में पर्सनल इंटरेस्ट अराइज होके मिस्टेक्स का एज वेल एज डिले एज वेल एज लेस प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी आपको देखने नहीं मिलेगी। इसका मतलब है सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट करना है तो आपका सबसे ऊपर होना चाहिए कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। ग्रुप ने मिलके अच्छा टारगेट अचीव करना, यह हमेशा आपका गोल होना चाहिए। अगर एक टीम एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर जाती है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से गोल अचीव करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन। इट इज समथिंग फॉर एवरी एम्प्लॉय इज वर्किंग। रिम्यूनरेशन मतलब आपके काम का आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना बहुत ज़रूरी है। इट माइट बी एज अ सैलरी, एज अ वेजेस, एज अ इंसेंटिव, आपको कुछ भी मिलता है तो वो रिम्यूनरेशन एक से स्टैंडर्ड्स के साथ होना चाहिए। 8 घंटे के काम का एक वेज बनता है 210 रुपीज़, 220 रुपीज़ एज वेल एज 300, एक अच्छा सा बेसिक वेज रेट अच्छा लगता है। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसके स्किल्स के हिसाब से उसको ज़्यादा पैसा देना हमारे बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज द मोर यू गेट रिम्यूनरेटेड
अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर पाते हो। अच्छा सैलरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट होता है, कम सैलरी के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस एज वेल एज स्किल का एक एक्सपेक्टेशन रहना पॉसिबल नहीं है। तो आपको हमेशा एक अच्छा रेम्यूनरेशन भी देना ज़रूरी होता है। हमेशा डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब आपका नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एज लोअरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आपका पर्सनल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का जो रोल होता है वो सेंट्रलाइज में कैरी करना पॉसिबल नहीं है। डिसेंट्रलाइजिंग इंक्रीजेस द इम्पोर्टेंस। द डिग्री टू विच सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी एडॉप्टेड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको ये सीखना है दोस्तों कि आपके बिजनेस में सेंट्रलाइज काम करना है कि डिसेंट्रलाइज। तो हम पहले सीखते हैं व्हाट इज सेंट्रलाइज काम करना और व्हाट इज डिसेंट्रलाइज काम करना। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने इंडियन के ऑपरेशंस में, इंडिया बैंकिंग सिस्टम के ऑपरेशंस में एक नोएडा ऑफिस से ही सारे के सारे डिसीजन मेकिंग करवाती है आपके पूरे ब्रांचेस के लिए, तो आप उसको कहलाते हैं हमारे पास सेंट्रलाइज पावर है जो सारे ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांचेस को कंट्रोल करवाती है। और डिसेंट्रलाइज होता है कि अहमदनगर का, जलगांव का, पुणे का, औरंगाबाद का, संगमनेर का कोई भी ब्रांच है उसको उसका ब्रांच मैनेजर ही कंट्रोल करेगा। उसके डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा एक हेड ऑफिस पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फेयल सर के प्रिंसिपल आपको ये सिखाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी एज वेल एज उसका इंटरेस्ट देख के सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को इम्पोर्टेंस वाइज बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ये दोनों चीज़ें आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसको एडॉप्ट करवा सकते हो। तो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वन होता है बच्चों स्केलर चेन। बेसिकली फेयल सर को एक चीज़ समझती है, अगर कोई भी टीम को लीड करने वाला एक अथॉरिटी है, उसको उसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, तो कोई भी पर्सन अहमदनगर में एक ब्रांच में काम करने वाला नोएडा के ऑफिस तक रिपोर्टिंग करते वक्त माइट बी एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को होने नहीं देना है, इसीलिए फेयल सर ने एक प्रिंसिपल बनाया है स्केलर चेन का। इसमें क्या होता है, देयर मस्ट बी ए क्लियर पाथ of authorities in the firm so that the employees can report to their higher level of managers। अगर मेरा टीम लीडर मुझसे कुछ गलत काम करवा के मुझे शायद एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो मेरे ग्रीवियंसेस, मेरे प्रॉब्लम्स मैं उसको ही सुनाऊंगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है। तो फेयल सर ने बोला है कि डायरेक्ट टू द मैनेजर्स एज वेल एज उसके भी ऊपर के मैनेजर्स को हम तैयार करवा के क्या करवा सकते हैं, अच्छे से हमारे ग्रीवियंस मैनेज करवा सकते हैं। तो उसी लिए प्रिंसिपल बना है स्केलर चेन का, जो आपको एक्सप्लेन करवाता है कि अथॉरिटीज़ ने किसी भी पर्सन ने किसी को एक्सप्लॉइट करना नहीं है, वो ना हो, इसीलिए स्केलर चेन बनाया है। उसके बाद बनता है अपना नेक्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है, हर एक काम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर इज अ सीक्वेंस, ऑर्डर इज अ सीक्वेंस। तो हर एक काम, हर एक चीज़ एक ऑर्डर में होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कभी KFC जाते हो, आप कभी डोमिनोज जाते हो, आप कभी बिग बाज़ार चले जाते हो, तो दोस्तों देखो वहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्डर में रखी होती है। उसका एक लिस्ट बनता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे मिलनी है। वो चीज़ का गाइडलाइन आपको अगर दिखता है तो यू विल श्योरली गेट कि किसी भी बिग बाज़ार में, किसी भी डी मार्ट में कौन से फ्लोर में क्लोथ्स मिलते हैं, कौन से फ्लोर में किड्स वेयर है, कौन सा सेक्शन आपको प्रोविजन स्टोर्स का मटेरियल देता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन होगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिटी क्रिएट हो सकता है। तो सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में एज वेल एज वर्क प्लेस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मैनेजमेंट में उन्होंने हमको सिखाया है। माइनिंग का ही एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर माइनिंग का पूरा मटेरियल, मशीनरीज वो अगर एक जगह है और माइनिंग का टीम जब भी काम करने को जाता है उसका प्लेस ऑफ वर्किंग
6 किलोमीटर बाद है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल ईच एंड एवरी डे टू कैरी ऑल सच मशीनरीज, उनका इक्विपमेंट्स एंड ट्रैवलिंग 4-5 किलोमीटर्स डेली। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में उनको बोला जाता है कि उधर ही एक छोटा सा रूम बना के वहीं पे आप क्या करवा सकते हो, वो मटेरियल रख सकते हो। तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हर एक काम ऑर्डरली, मतलब अच्छे राइट प्लेस पे क्यों करवाता है, ताकि कोई भी चीज़ ढूंढने में एज वेल एज कोऑर्डिनेट करने में डिफिकल्टी ना रहे। नेक्स्ट वन इज योर इक्विटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एवरी ऑर्गेनाइजेशन must treat all the employees with the principle of equity. All the employees or workers of the organization must be treated fairly. अभी इक्विटी मतलब क्या कि the way we treat board of directors we are going to treat laborers is not the equity. इक्विटी मतलब वो लेवल के, उस स्किल के सारे लोगों को हमने इक्वली ट्रीट करना चाहिए। दो भाइयों में अगर अलग अलग ट्रीटमेंट है तो उनमें थोड़ा झगड़ा हो जाता है, बट फॉर द फैमिली हु इज ट्रीटिंग बोथ द ब्रदर्स इक्वली, उनकी गलती के लिए डांट है और अच्छे कामों के लिए उनको अगर रिवॉर्ड है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के बेस पे सक्सेसफुल रहता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। तो उसके बाद हमारा बनता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर्स। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या होता है बच्चों कि एम्प्लॉयज़ अगर आपका बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो वो चाहते हैं सिक्योरिटी फॉर देयर जॉब। अगर जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, मुझे कल निकाला जा सकता है ऐसा रिस्क मेरे दिमाग में हमेशा है, तो मेरा कहीं ना कहीं मन मेरे इफ़िशेंसी को छोड़ के डर में बदल जाता है, जहाँ पे मेरा इफ़िशेंसी कम हो सकता है। अनसिक्योर जॉब्स में ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का रिटेन रहना पॉसिबल नहीं होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक पर्सोनेल्स का, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर रखना चाहिए। कोई पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ब्रांच अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है तो सम टाइम दे मस्ट वेट टिल इट गेट ग्रो। तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोला है कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी काम करवा के, गोला अचीव करके कोई भी प्रोजेक्ट को बंद ना करवाए। ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज़ को कैरी करते रहे और उसका स्टेबिलिटी बनाते रहे, ताकि एम्प्लॉयज़ हमेशा रिटेन रहे, काम करते रहे। 13 प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है बच्चों स्टेपिंग स्टोन। अपने क्लास का, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन होता है फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स समथिंग। तो हर टाइम मैनेजमेंट मस्ट encourage your workers as well as employees to take initiative in order to bring their energy to invent something new. हमेशा इनिशिएट करो एज वेल एज हमेशा एनकरेज करो हर एक एम्प्लॉय को, क्या वो बंदा हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करे। अगर वो सारे एम्प्लॉयज़ इनिशिएट करके कुछ नए आइडियाज़ आपकी बिजनेस को देते हैं तो आपका बिजनेस 100% नए नए लेवल पे आगे जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, दैट इज स्टेपिंग स्टोन। हमेशा मैनेजर्स, लीडर्स, बॉस, एम्प्लॉयज़, टॉप लेवल के कोई भी पर्सन ने हमेशा इनिशिएटिव, एनकरेजमेंट के साथ काम करना चाहिए, आगे आके काम करना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुद होके काम नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन शायद थोड़ा लूज हो सकता है। तो इनिशिएटिव इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज स्पिरिट डी कॉप्स। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ 3 लोग साथ में मिलके टीम स्पिरिट दिखा रहे हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो ही होते हैं। सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज शायद वर्क होता है, इक्विटी प्रोवाइड करके आप ऑर्डरली वर्क भी करवाते हो, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक टीम दिखनी होनी ज़रूरी होती है। अगर आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक टीम दिखता है, नॉट अ स्मॉल इंडिविजुअल का ग्रुप्स दिखता है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक टीम स्पिरिट के साथ अच्छा सा काम कर पाता है, जहाँ पे म्यूचुअल लोग एक दूसरे के साथ बने रहे और आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहे। तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट लेवल पे एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशनल लेवल पे
ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती है और आपका बिजनेस 100% अच्छा कर पाता है। दोस्तों, ये होते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आपको शायद समझ में आ गए हैं। अगर आप इसको समझते हो तो मुझे रिव्यूज़ में ज़रूर बता देना। इन केस एनी क्वेश्चन जस्ट कैच मी ऑन 8888747488। मेरे चैनल से बने रहिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।